मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, गर्मी के छुट्टी में भी शिक्षकों को जो काम दिया गया है, सुबह 8 बजे से 10 बजे तक स्कूलों का संचालन करने हेतु और दक्ष कार्यक्रम को सफल करने हेतु कमज़ोर बच्चों को पढ़ाने के लिए उस कार्य में शिक्षक तहे दिल से लगे हुए हैं। गर्मी है, गर्मी सबके लिए है, पर इसके बावजूद शिक्षक अपने काम में लगे हुए हैं, एक अच्छी बात है। शिक्षक तन मन से बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उन्हें जानकारी मिली है कि 20 मई को दक्ष कक्षा में आने वाले बच्चों का एक परीक्षा लिया जाएगा। 20 मई को बिहार में 5 जिलों में चुनाव है। हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, सारण, मधुबनी और सीतामढ़ी। अब ये समझ से परे है कि अगर वास्तव में परीक्षा लिया जाएगा तो क्या इन जिलों में भी लिया जाएगा, और इन जिलों में लिया जाएगा तो बच्चे कैसे आएंगे, स्कूल के शिक्षक कैसे आएंगे, क्योंकि उस दिन तो शिक्षकों को चुनाव में भी कार्य करना होगा। कुछ समझ में नहीं आता है। कभी कभी तो लगता है कि विभाग वास्तव में कैसे चल रहा है। अगर ये सूचना मात्र अफवाह है तब तो अच्छी बात है, और अगर 20 तारीख को परीक्षा ली जाती है तो इसमें सरकार को भी दखल देनी चाहिए। निर्वाचन आयोग को भी इसमें कुछ बोलना चाहिए, और विभाग में अन्य पदाधिकारी मंत्रीगण हैं, उन्हें भी कुछ सोचना चाहिए कि क्या यह जरूरी है कि 20 मई को ही लिया जाए, 21 को 22 को भी ले सकते हैं। खैर, हमें लगता है इसमें अभी वक्त है। निश्चित तौर पर इस समस्या का भी समाधान कर लिया जाएगा। मित्रों, एक महत्वपूर्ण बात, हम लोग पिछले कई दिनों से शिक्षक नियमावली 2020 पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो विशेष शिक्षक नियमावली जो बना है उस पर हम लोगों ने कभी चर्चा करते हुए नहीं देखा। उसका PDF उपलब्ध है, आप भी नेट के माध्यम से उसे पढ़ सकते हैं, और पढ़ना चाहिए भी, क्योंकि आखिर विशिष्ट शिक्षक नियमावली है क्या, आखिर कौन सी चीज़ें हैं जिसके कारण इसका इतना विरोध हो रहा है, और कुछ लोग इसके पक्ष में भी हैं। पक्ष में हैं तभी तो 2.5 लाख शिक्षक सक्षमता परीक्षा दिए। हम ये नहीं कह सकते कि सभी लोग खिलाफ हैं। 2020 के बाद या 18-20 के बाद जो लोग शिक्षक बहाल हुए हैं, निश्चित तौर पर उन्हें फ़ायदा है। उन्हें भी फ़ायदा है जो ग्रामीण अंचलों पर बहुत दिनों से पदस्थापित हैं। उन्हें भी फ़ायदा है जो अपने गृह जिला या अपने परिवार से बहुत दूर हैं। निश्चित तौर पर उन्हें एक मौका मिलेगा घर वापसी का। ये अच्छी पहल है। लेकिन जो 2006, 2008, 10, 12, 14 में बहाल हुए, उनके लिए कितना फ़ायदामंद है। इसलिए मित्रों, हम एक बार आप लोगों से कहना चाहेंगे कि निश्चित तौर पर विशिष्ट शिक्षक नियमावली को आप पढ़ें तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। मैं उसका छोटा सा एक उदाहरण स्वरूप बताना चाहता हूँ। जैसे संवर्ग का गठन, स्थानीय निकाय के विभिन्न स्तरों पर पंचायती राज नगर निकाय द्वारा नियुक्त सभी शिक्षकों के नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर ऐसी सक्षमता परीक्षा के उपरांत आवंटित विद्यालय में योगदान के पश्चात वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। मित्रों, स्थानीय निकायों के विभिन्न स्तरों पर विशिष्ट शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने तथा ऐसी परीक्षा सक्षमता परीक्षा के उपरांत आवंटित विद्यालय में योगदान करने की तिथि से जिला स्तर पर एकल संवर्ग के रूप में विलय हो जाएंगे।
वे एक अलग संवर्ग का गठन करेंगे। उनकी सेवा शर्तों को अब इस नियमावली के तहत विनियमित किया जाएगा। मित्रों, हम ये बता देना चाहते हैं कि स्थानीय निकाय शिक्षक नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा में शामिल या उत्तीर्ण नहीं होने पर स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में बने रहेंगे, ये लिखा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद उसमें एक 2 लाइन जोड़ दिया गया कि जो शिक्षक परीक्षा में शामिल नहीं होंगे अथवा तीसरे प्रयास अवसर में भी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होंगे तो इस मामले में विभाग द्वारा अलग से विचार किया जाएगा। विभाग ऐसे सभी स्थानीय निकाय शिक्षकों के मामले पर विचार करने हेतु एक समिति का गठन करेगी जो सरकार से उचित अनुशंसा करेगी और स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 के उस हद तक संशोधित समझा जाएगा। और आपको जानकारी है कि 5 मैन की कमेटी बनी। उस कमेटी ने निर्णय दिया कि जो सक्षमता परीक्षा पास नहीं करेंगे उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। एक तरफ लिखते हैं कि शिक्षक बने रहेंगे, दूसरी तरफ लिखते हैं कि शिक्षकों पर अलग से विचार किया जाएगा और तुरंत एक चिट्ठी निकल जाती है कि उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। ये सौभाग्य है आप लोगों का कि माननीय उच्च न्यायालय ने उस निर्णय को हटाने वाला निर्णय को हटा दिया। ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए भरोसा नहीं होता है कि शिक्षा विभाग कब कौन सा निर्णय ले लेगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। भरोसा उठ गया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मित्रों, शिक्षकों पर इस तरह से जैसे एक विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय नियमावली 220 की तरह उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन संरक्षण पे प्रोटेक्शन प्राप्त होंगे। आपको जानकारी है, अभी हाल ही में कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है कि अगस्त 2020 से पे प्रोटेक्शन मिलेगा। यानी जो 18, 20, 22 में जो बहाल हुए उनको इस लाभ मिल सकता है, लेकिन जो 6, 8, 12, 10, 14 में बहाल हुए उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैं मित्रों आपसे एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 अवश्य पढ़ें। वर्ग 1 से 5 तक के विशिष्ट शिक्षक जो होंगे उन्हें 8 वर्षों के बाद प्रोन्नति मिलेगी और उसमें भी उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार सभी को नहीं मिलेगी। उसी तरह से वर्ग 6 से 8 तक के विशिष्ट शिक्षक को भी 8 वर्ष के बाद आपको प्रमोशन का लाभ मिलेगा। लेकिन इसमें भी एक शर्त लिख दिया गया है कि अधिकार के रूप में किसी भी प्रोन्नति का दावा नहीं किया जा सकता है। मित्रों, आप लिखी हुई है किताब में कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी रहती है, क्या उन सब बातों का जीवन में हो पाता है? नहीं। उसी तरह से इस नियमावली में जब यही लिख दिया गया है कि आपका अधिकार ही नहीं है तो फिर वो मिलेगा? ये तो सपना देखने के बराबर है। ठीक है मित्रों, हम एक बार फिर कहेंगे कि आप लोग शिक्षक नियमावली विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को अवश्य पढ़ें। दूसरी बात, आज एक मित्र ने एक कहानी को बड़े ही अच्छे ढंग से उन्होंने लिखा है। ये कहानी है सूडान का 1993 का। उसमें साउथ अफ्रीकन फोटो जर्नलिस्ट केविन कार्टर ने 1993 में सूडान में जब अकाल पड़ा था उस समय उन्होंने एक फ़ोटो खींचा था। उस फोटो में क्या था? एक बच्ची भूख से मर रही है अकाल क्षेत्र में और एक गिद्ध वहाँ बैठा हुआ है। वो इस इंतज़ार में है कि वो बच्ची मरे और हम उसको नोच करके अपना पेट भरें। उन्होंने फ़ोटो खींचा और उन्हें विश्व का सबसे फोटोग्राफी का सबसे अच्छा पुरस्कार जो पुलित्जर पुरस्कार कहलाता है वो उन्हें मिला। इसकी धूमधाम से
लोगों ने मनाया कि भाई ये पुरस्कार उन्हें मिला। तो एक दिन एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि सर आपको पुरस्कार मिला, ये तो अच्छी बात है, लेकिन वो बच्ची का क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि मैंने फ़ोटो खींचा और मुझे प्लेन पकड़ना था और इसलिए हम वापस हो गए हवाई अड्डा की ओर, और मुझे पता नहीं कि वो बच्ची का क्या हुआ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि सर वहाँ पर 2 गिद्ध थे। एक तो वो गिद्ध था जो बच्ची का मरने का इंतज़ार कर रहा था, दूसरा गिद्ध एक कैमरा लेकर के था। मित्रों, केविन कार्टर इस शब्द को सुनकर बड़े ही द्रवित हुए, दुखी हुए। वो अवसाद में चले गए और जिसके कारण एक दिन वो आत्महत्या कर लिए। मित्रों, ये कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि आज नियोजित शिक्षकों की स्थिति बिल्कुल वैसी ही हो गई है। मैं व्यक्तिगत स्तर पर वित्त रहित शिक्षकों को बहुत नज़दीक से देखा है, उनकी जीवन को देखा है, उन्हें भूख से मरते हुए देखा है, दवा के अभाव में मरते हुए देखा है। मित्रों, वित्त रहित शिक्षक कैसे कैसे दिन गुजारे हैं, अगर किसी के परिवार में होंगे तो आप कल्पना कर सकते हैं। वही हालत आज नियोजित शिक्षकों की है। मैं ये नहीं कहता कि बहुत बुरे स्थिति में है, लेकिन आज स्थिति पहले से बहुत बदतर हो चुकी है। इसका कारण क्या है कि देखिए, शिक्षक पहले भी स्कूल जाते थे, शिक्षक पहले भी पढ़ाते थे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। अगर पहले भी नहीं पढ़ाते तो इतने मैट्रिक की परीक्षा में, इंटर की परीक्षा में जो आप रिजल्ट देखिएगा प्रथम श्रेणी से पास करने वाले, तो आपको खुशी होगी। लेकिन शिक्षक स्कूल तो जाते ही थे, बच्चों को पढ़ाते ही थे, लेकिन उन्हें एक आत्मबल होता था। 5 मिनट 10 मिनट आगे पीछे होते थे तो प्रिंसिपल साहब, प्रधानाध्यापक महोदय उन्हें डांट करके फिर कल के लिए प्रोत्साहित करते थे कि कल थोड़ा समय पर आइएगा। ये गलत बात है। अच्छा, नियम भी है, सरकारी विद्यालय में नियम भी है कि 10 से 15 मिनट अगर आप लेट आते हैं और ये सिलसिला लगातार 3 दिन होता है तो 1 दिन का वेतन काटा जाएगा। लेकिन आज 5 मिनट लेट हो गए, 1 दिन का वेतन साहब। किसी किसी शिक्षक के बारे में तो ये भी पता चला उन्हें 7 दिन का वेतन काट लिया गया। ट्रेनिंग में नहीं गए, 7 दिन का वेतन काट लिया गया। शिक्षकों का जो वेतन मिलता है उसे अपने परिवार का भरण पोषण, माता पिता की दवा, बच्चों का किताब कॉपी और भोजन की व्यवस्था कर पाते हैं। ये सच्चाई है। आप कभी भी किसी मॉल में जाइए तो देखिएगा कि नियोजित शिक्षक अगर वहाँ मिल जाएं तो देखिएगा जो सबसे कम दाम का पैंट शर्ट या विभिन्न प्रकार के जो चीज़ें होगी उसी को वो देखते रहते हैं। ये मैं व्यक्तिगत स्तर पर देखा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। उन्हें इस बात का डर सताता है कि 1 दिन का वेतन कट जाएगा। घर आते हैं, जल्दी उठने का प्रयास करते हैं। वे चाहते हैं कि स्कूल में हम 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे पहले पहुंच जाएं ताकि किसी कीमत पर 1 दिन का वेतन नहीं कटे, क्योंकि 1 दिन के वेतन कटने पर हो सकता है कि 10 दिन के लिए बच्चों के लिए दूध हम नहीं ला सके। ये स्थिति है। इसलिए मित्रों, मैं शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि इस भय को खत्म कीजिए। ये भय शिक्षकों में जब तक रहेगा दिल लगा के नहीं पढ़ा सकते। ये अलग बात है कि 4 अधिकारी, भले उसमें कोई एक चपरासी हो, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर हो, वो जांच करने आया हो, उस समय भी वे भय के वातावरण में रहते हैं। पहले भी जांच हुआ करता था, पहले भी लोग जाते थे। कई बार किसी स्कूल में डीएम पहुंच जाते थे। हमने तो देखा है कि कई डीएम स्कूल में गए हैं, मध्याह्न भोजन नीचे बैठ करके खाए हैं। लेकिन मित्रों, हम शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों से
माननीय मुख्यमंत्री से, शिक्षा मंत्री से कहना चाहेंगे कि उन्हें भय के वातावरण से निकालिए, उन्हें समझाइए, बोलिए कि स्कूल आना है, गिरते पड़ते नहीं। आप देख रहे हैं ना, कोई शिक्षक का एक्सीडेंट हो जा रहा है, कोई शिक्षक लू के कारण मर जा रहा है, बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं, घर का वातावरण भी ठीक नहीं है। शिक्षक घर जाते हैं, एक दिन का वेतन कट गया, घर में झुंझलाए हुए पहुंचते हैं, तनाव के वातावरण में घर परिवार भी चल रहा है। मैंने जो अभी अभी कहानी सुनाई थी, उसका तात्पर्य यही था कि कहीं ऐसा न हो कि आपको भी कहीं गहरा आघात लगे, आपको भी दुख पहुंचे, आपको भी लगे कि अरे फला टीचर एक दिन के वेतन कटने से वो क्या कर बैठा, उसके बच्चे 2 दिन से दूध नहीं पी रहे हैं, वो अपने पिता के लिए दवा नहीं ला पा रहा है, अपनी पत्नी का इलाज नहीं कर पा रहा है। ये जब जानकारी आपको मिलेगी, निश्चित तौर पर आपको भी दुख होगा। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि स्कूल समय पर ना आए, आप स्कूल समय पर जाएं, ये कभी ढिलाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन इतना भय भी नहीं होना चाहिए कि 5 मिनट लेट हुआ नहीं कि वेतन कट गया। क्यों वेतन कट गया? क्योंकि फोटो खिंचाया, सिग्नेचर कराया गया, उस प्रमाण के आगे तो वेतन कटना ही है। इसलिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों से भी मेरा निवेदन है, कृपया इस बात को भी सोचें। वे भी आपके परिवार के हैं, आप ही के इर्द गिर्द रहते हैं, आप भी घर से निकलते होंगे तो उन शिक्षकों को आप देखते होंगे। कल तक जो देखते थे और आज जो देखते हैं, आप खुद महसूस करते हुए हैं कल उसका चेहरा कैसा था और आज कैसा है। ठीक है, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चे को आगे बढ़ाना है, ये सब अपनी जगह ठीक है, आप कड़ाई कीजिए, होनी भी चाहिए, लेकिन इसके कीमत पर शिक्षकों का बलिदान मत कराइए। उनके परिवार को भी बचाने का काम आपका है। वे इतने टूट जाएंगे एक दिन कि कोई कर क्या बैठेगा, ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। मैं शिक्षकों को से भी कहता हूँ, उनसे भी गुजारिश हूँ कि समय परिवर्तनशील है, समय बदलेगा और आप हिम्मत से रहें, किसी बात की कोई डर नहीं है, विभाग आपकी देखभाल करेगी, आप निश्चिंत रहें, डरिए नहीं, खुश रहिए, दूसरों के साथ घुल मिल कर के बातचीत कीजिए, अपने दुख को ख़त्म कीजिए, बच्चों को मन लगा के पढ़ाइए, आपका काम ही है पढ़ाना, मत भागिए, डरिए नहीं, समय पर जाइए, समय पर आइए, विभाग आपकी निश्चित तौर पर देखभाल करेगी। मित्रों, समय कभी एक जैसा नहीं रहता, समय बदलेगा, मुझे पक्का विश्वास है। मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपसे मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। मैं क्या बोलता हूँ, नहीं बोलता हूँ, ये उसका भी आकलन करें। अगर आपको लगे थोड़ा बहुत भी कि मेरे लिए ये शब्द अच्छे हैं, तो निश्चित तौर पर आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मुझे खुशी होगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।